चलिए जी, हम लोग ध्यान देते हैं एनसीईआरटी क्लास 9 यूपी बोर्ड का हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। भूगोल का पार्ट 1 है। भूगोल का पार्ट 1 है। अभी तक हम लोग जितना पढ़ के आ चुके हैं उन सभी चीज़ों को, वो जितने भी पार्ट थे, अभी हम लोग 6 पढ़े, 7 पढ़े, 8 पढ़े, उन सभी में हम लोग भूगोल पढ़े, इतिहास पढ़े, नागरिक शास्त्र पढ़े। वहाँ पर जो चीज़ हम पढ़ी थी वो जो समझा वो अच्छी बात है, जो नहीं समझा तो कोई इतना गम की बात नहीं है। लेकिन अब हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं, भूगोल का चैप्टर पढ़ेंगे या इतिहास का पढ़ेंगे या तो कोई भी चैप्टर पढ़ेंगे। तो हम लोग आज 9th का पहला पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। भूगोल से हम स्टार्ट कर रहे हैं। भूगोल के बाद हम लोग विज्ञान पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग गणित भी पढ़ेंगे। भूगोल हम इसलिए स्टार्ट किए कि भूगोल हम लोग क्या होता है कि पहले हम लोग क्या करते हैं, एक तरह से चीज़ों को याद करना सीखते हैं। तो भूगोल एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। जब पढ़ोगे तो तुम्हें अपने आसपास की चीज़ों को जानने का एक तरह से क्या मिलता है, मौका मिलता है। तो इसलिए हम भूगोल से अपना पहला पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। और भूगोल का पहला ही पार्ट है क्लास 9th में। एनसीईआरटी यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों में सेम चलता है, बस एक हिंदी और एक इंग्लिश है। हम लोग समझेंगे। चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है जिसका नाम है भारत आकार एवं स्थिति। यानी इस पाठ में हम बस केवल अपने प्यारे भारत देश के बारे में समझेंगे। उसका आकार कैसा है, वो पूरे विश्व में उसकी स्थिति कैसी है। ऐसा नहीं कि वो इसकी स्थिति कैसी है, पैसा से कितना, ऐसा नहीं। वो पूरे भारत में किस पोजीशन पर है या किस जगह पर है, यही हम लोग को समझना है। यही इस पूरे चैप्टर में हम लोग क्या करेंगे, समझेंगे। बात सुन रहा है? तो चलिए हम लोग सबसे पहले इसका प्रस्तावना देखते हैं। भारत क्या होता है? देखिए, भारत यह सभी जितने भी आप लोग जानते हो, लगभग 200 लगभग देश है हमारे देश में। कितने हैं? माना जाए 196, मान के चलते 200 देश है। इस 200 देशों में भारत एक, जितने भी प्राचीन देश है, प्राचीन मतलब पुराने देश है, उन सभी पुराने देशों में, एंशिएंट कंट्री में, एंशिएंट सिविलाइजेशन में भारत एक बहुत ही पुराना देश है। भारत क्या है? बहुत ही ज्यादा पुराना देश है। ठीक है, भारत की कोई खोज नहीं किया। हम लोग पढ़ेंगे आगे जाके कि वास्को डिगामा ने, पिछले साल भी आपने पढ़ा था, वास्को डिगामा ने भारत की खोज की। भारत पहले से था, वो तो भारत से आने वाले रास्ते की खोज की थी। तो भारत सभी विशाल देशों में, जितने भी प्राचीन देश हैं, उन सभी प्राचीन देशों में से भारत क्या है? बहुत ही प्राचीन सिविलाइजेशन यानी कि देश है पूरे विश्व में। बात सुन रहा है? भारत अब हम लोग इंडिया के नाम जानते हैं, भारत के नाम जानते हैं। लेकिन भारत का अलग अलग समय में अलग अलग नामों से जाना जाता था। कभी भारत को लोग जम्बू द्वीप के नाम जानते थे, फिर भारत को आर्यावर्त के नाम जाने लगे, फिर भारत को हम लोग भारतवर्ष के नाम जानते थे, फिर भारत को इंडिया के नाम जानने लगे। ये सभी अलग अलग समय में भारत को ही क्या करते थे? रिप्रेजेंट करते थे। आज हम लोग भारत को इंडिया नाम से, इंग्लिश में इंडिया बोलते हैं और हिंदी में भारत के नाम से जानते हैं। यह तो रहा हमारे भारत का मोटी मोटा एक तरह से प्रस्तावना या कि इंट्रोडक्शन। अब हम लोग देखते हैं कि भारत की स्थिति क्या है पूरे वर्ल्ड मैप में। पूरे वर्ल्ड में देखा जाए भारत किस स्थिति में है। जैसे अगर बात की जाए कि हम आपके घर का पता पूछे कि आपके घर का क्या पता है, तो आप कहोगे मेरा घर क्या होता है। आप यहाँ जाओगे, चौराहा होगा, चौराहे से दाहिने मुड़ोगे, वहां जाओगे, पहली दूसरी तीसरी गली में जाओगे, चौथा मकान मेरा ही मकान है, ऐसे बताओगे? ऐसे नहीं बताओगे। लेकिन पूरे वर्ल्ड के मैप पे ऐसा गली, चौराहा, तिराहा, दोराहा ऐसा कुछ नहीं है। वहां पे कोई ऐसा नहीं कि हाँ रथात्रा, मामूरगंज, मड़ुआडी, ऐसा कुछ वहां पर नहीं है। कुछ ऐसा नहीं है। वहां पर क्या करता है, वहां पर दो अलग अलग क्या करते हैं, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड काम करते हैं। क्या काम करते हैं? लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड। हिंदी में बात की जाए तो अक्षांश एवं देशांतर। अक्षांश एवं देशांतर, वहां पर हम बात करते हैं अक्षांश एवं देशांतर। वहां पर आप जाओगे, अभी ग्लोब दिखाएंगे, ग्लोब में क्या होता है कि वहां पर लाइन्स बने होते हैं। क्या बने होते हैं? लाइन्स बने होते हैं। आपको ग्रिड लाइन मिलती है, चौकोर क्या मिलते हैं? खाने मिलते हैं। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एक ऐसा जो लेटा होता है उसे क्या बोलते हैं? अक्षांश। जो खड़े खड़े उसे क्या बोलते हैं? देशांतर। बस है, यही लाइन ही बताते हैं कि कौन सा देश कहाँ पर है। आप लोग फिल्मों भी सुने होंगे कि इतना देशांतर, इतना अक्षांश है, लॉन्गिट्यूड इतना, लैटिट्यूड इतना। ये सारी बातें हम जब वर्ल्ड मैप पे बात करेंगे तो इसी से बात करते हैं। वहां पर ऐसा गली, चौराहा, नुक्कड़ फुक्कड़ ऐसा कोई काम नहीं होता वहां पर। वर्ल्ड मैप पे कहाँ बताओगे तो वहां पर कैसे बात होता है? अक्षांश एवं देशांतर। अब देखिए स्थिति देखते हैं। तो भारत एक बहुत ही विशाल देश है। भारत क्या है? एक बहुत ही विशाल देश है। यह पूरी तरह से उत्तरी गोलार्ध में है। भारत को बीच में से भूमध्य रेखा जाती है। भारत नहीं, पूरे वर्ल्ड के बीचों बीच से एक रेखा जाती है, इमेजिनरी लाइन होती है, काल्पनिक रेखा है, जो भारत को 2 अर्धगोलों में क्या करती है? विभाजित। क्या करती है? 2 अर्धगोलों में
विभाजित करती है। तो भूमध्य रेखा के ऊपर वाला हिस्सा क्या कहलाता है हमारा? उत्तरी गोलार्ध। भूमध्य रेखा के नीचे वाला क्या कहलाता है? दक्षिणी गोलार्ध। तो भारत पूरी तरह से किस गोलार्ध में है? उत्तरी गोलार्ध में। कौन से गोलार्ध में है? उत्तरी गोलार्ध। इतना समझ में आया? भारत उत्तरी गोलार्ध में कि दक्षिणी गोलार्ध में? तो भारत उत्तरी गोलार्ध में, यानी कि भारत भूमध्य रेखा के ऊपर है। भारत भूमध्य रेखा के ऊपर है। ये बात समझ में आया? आगे देखते हैं। तो भारत एक बहुत ही विशाल देश है। यह पूरी तरह से उत्तरी गोलार्ध में है। किस गोलार्ध में है? उत्तरी गोलार्ध में है। यहाँ तक किसी को दिक्कत? अब आगे देखते हैं। भारत की मुख्य भूमि, मुख्य भूमि मतलब अंडमान निकोबार को छोड़कर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप समूह को छोड़कर भारत की मुख्य भूमि का विस्तार, भारत की मुख्य भूमि का विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर, अभी मैप बना के दिखा रहे हैं। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेकर ऊपर आएगा 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर। इसका मतलब होता है डिग्री, इसका मतलब होता है मिनट। अब कुछ चीजों को तुम लोग समझोगे। तो भारत की मुख्य भूमि का विस्तार नीचे होता है, एकदम नीचे का कन्याकुमारी, ऊपर जम्मू कश्मीर, ऐसा ही ना होता है? नीचे कन्याकुमारी, ऊपर जम्मू कश्मीर। तो नीचे से लेकर ऊपर तक पूरा उत्तरी में है ना भारत। पूरा कहाँ है? कौन से गोलार्ध में है? उत्तरी गोलार्ध में। तो नीचे वाला जो अक्षांश है उसको क्या बोलते हैं? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक इसका क्या है? विस्तार है। जम्मू कश्मीर, कन्याकुमारी से लेकर जम्मू कश्मीर तक विस्तार कितना है? 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर। ये भारत की मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार है। कौन सा विस्तार है? अक्षांशीय विस्तार। कोई दिक्कत? अब देशांतरी विस्तार देखते हैं। तथा इसका देशांतरी विस्तार कितना है? 68 डिग्री, 68 डिग्री पूरब से लेकर, 68 डिग्री पूरब से लेकर 97 डिग्री, कहा गया 97 डिग्री 25 मिनट पूरब तक। बस मेरा इसका अक्षांशीय विस्तार कितना है? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक। तथा इसका देशांतरी विस्तार, इसका देशांतरी विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूरब से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूरब तक इसका क्या है? देशांतरी विस्तार है। ये अभी इसका मुख्य भूमि का विस्तार है। क्या है? मुख्य भूमि का सर। यहाँ तक समझने में किसी को दिक्कत? बात समझ रहा है? ये सभी तुम लोग को मुंह जबानी एकदम होना चाहिए। 2-3 बार पढ़ोगे समझ में आ जाए। बात समझ रही है? ये इतना लिख लो। अब हम ग्लोब दिखा के समझा रहे हैं। देखो हम ग्लोब की मदद से देख लेते हैं। तो ये हमारा ग्लोब है। ये क्या है? ग्लोब है। तो ये इसी पर हमारे क्या, इस पर कुल सभी देश हैं। इसमें से एक हमारा देश है भारत देश, एक हमारा प्यारा भारत देश है। तो इसके देखो बीचों बीच से एक लाइन गई है, दिख रहा है येलो कलर का? बीचों बीच से एक लाइन गई है जिसे भूमध्य रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भूमध्य रेखा। इंग्लिश में बोलते हैं इक्वेटर। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इक्वेटर। हिंदी में भूमध्य रेखा या इसको विषुवत रेखा बोल देते हैं। ठीक है। यह क्या करता है? अर्थ को देखो पूरा तरफ से बना हुआ है। तो पूरे वर्ल्ड, पूरे अर्थ को क्या करता है? 2 बराबर हेमिस्फीयर में यानी अर्ध गोलों में भाग बांटता है। तो भारत देखो यहाँ पर है, भारत देश एशिया महाद्वीप में है, यहाँ पर इस तरह से। तो ये भूमध्य रेखा के ऊपर, भूमध्य रेखा के ऊपर ये हमारा भारत देश है। तो भारत पूरी तरह से कौन से गोलार्ध में है? दक्षिणी की उत्तरी गोलार्ध में। इसका अक्षांशीय विस्तार कितना है? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक। इसका देशांतरी विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूरब से लेकर 68 डिग्री 7 मिनट पूरब से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूरब तक। बात समझ रहा है? यहाँ तक किसी को दिक्कत? यह ग्लोब में कौन से हमें गोलार्ध में दिख रहा है? उत्तरी की दक्षिणी उत्तरी गोलार्ध। इस तरह छोटी छोटी चीजों को समझ समझ के हम लोग प्राच्य ज्योग्राफी समझेंगे। देखो ध्यान से, अभी हम लोग भारत की मुख्य भूमि का विस्तार देखें। भारत की मुख्य भूमि मतलब हम क्या बताएं कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप, इन दोनों को छोड़कर। अब समझो, तो मुख्य भूमि के अलावा भारत की मुख्य, मैप में समझते रहो कि भारत का जो मुख्य भूमि है ना, उनके अलावा भारत के पास 2 क्या है? द्वीप भी है। 2 क्या है? द्वीप। द्वीप का मतलब होता है कि ऐसा जगह जो चारों तरफ से किससे घिरा हो? समुद्र से घिरा हो। इंग्लिश में उसको बोलते हैं आइलैंड। क्या बोलते हैं? आइलैंड। बात समझ रहे हैं? तो मुख्य भूमि के अलावा भारत के पास 2 क्या है? द्वीप समूह भी है। एक का नाम है अंडमान तथा निकोबार, अंडमान तथा निकोबार, जो किस समुद्र किस महासागर में है? तो बंगाल की खाड़ी में। कहाँ पर है? बंगाल की खाड़ी में। यह भी भारत का हिस्सा है। यह भी क्या है? भारत का हिस्सा है। वह क्या है? यूनियन टेरिटरी है। वो क्या है? यूनियन टेरिटरी है।
इसके अलावा भारत के पास अपना एक क्या है, लक्षद्वीप भी है। क्या है? लक्षद्वीप भी है। यह किस में है? तो अरब सागर में। किस सागर में? अरब सागर में। प्रश्न इसी तरह आता है कि अंडमान तथा निकोबार किस सागर में है? तो क्या बताओगे? बंगाल की खाड़ी में। लक्षद्वीप किस सागर में है? तो अरब सागर में। बात में रहा है? ये सब भी किसके हिस्से हैं? भारत के ही हिस्से। बात में रहा है? और लक्षद्वीप क्या इस समय अब पर्यटन के मामले में उसका बहुत ज्यादा रहा है कि वहाँ प्रचार किया जा रहा है कि पर्यटक लोग हैं लक्षद्वीप पे आए, अपना मतलब जो भी अपना एंजॉय करना हो लक्षद्वीप पे करें। तो वो अच्छी बात है भाई, हम लोग के देश में किसी चीज का बढ़ावा होगा तो अच्छी चीजें हैं, वो होता है। तो लक्षद्वीप में क्या, कौन से महासागर में है? तो याद रखना अरब सागर में है। और अंडमान तथा निकोबार कौन से महासागर में? तो बंगाल की खाड़ी में। इंग्लिश में बे ऑफ बंगाल और वो अरेबियन ओशन। ये हम लिखे। क्रमशः का मतलब होता है, देखो क्रमशः का मतलब क्या होता है कि पहले अंडमान निकोबार है तो पहले बंगाल की खाड़ी, बाद में लक्षद्वीप है तो बाद में क्या है? अरब सागर। क्रमशः का मतलब ये होता है। एक एक शब्द का मतलब समझो। अब आगे देखते हैं। देखो हम लोग को पता है कि अर्थ पर मुख्य 4 अक्षांश रेखाओं, सॉरी हाँ मतलब 5 अक्षांश रेखाओं को हम लोग समझते हैं। सबसे बीच वाला जो होता है इसे हम लोग क्या बोलते हैं? भूमध्य रेखा। तो भूमध्य रेखा के ऊपर की जो रेखा होती है उसे हम लोग कर्क रेखा बोलते हैं। अब भूमध्य रेखा के नीचे जो रेखा होती है उसे बोलते हैं हम लोग मकर रेखा बोलते हैं। उसके बाद क्या होता है? इसे क्या बोलते हैं? चलो छोड़ो, ध्यान नहीं आ रहा है। अब हम लोग कर्क रेखा समझते हैं। अब हम लोग जो चैप्टर वहां समझते हैं। तो क्या बताओगे? कर्क रेखा जो होता है यह भूमध्य रेखा के ऊपर वाली रेखा है। इसका अक्षांशीय मान कितना होता है? तो कितना? 23 डिग्री 30 मिनट पूरब और उत्तर। 23 डिग्री 30 मिनट उत्तर। यह क्या होता है? यह भारत को लगभग 2 पार्ट में डिवाइड करता है। कितने भागों में? 2 भागों में बांटता है। तो क्या बताओगे कि कर्क रेखा जो कहाँ होती है? भूमध्य रेखा के ऊपर वाली, अच्छा ऊपर वाली क्या है? अक्षांशीय रेखा। ऊपर वाली अक्षांशीय रेखा जिसका मान कितना है? 23 डिग्री 30 मिनट उत्तर। ऊपर उत्तर रहेगा, नीचे दक्षिण। मकर रेखा का यही मान है, बस वो क्या चलेगा? दक्षिण में चलेगा। 23 डिग्री 30 मिनट दक्षिण हो जाएगा। बात समझ रहा है? तो क्या बताओगे? कर्क रेखा जिसका मान कितना है? 23 डिग्री 30 मिनट उत्तर। यह भारत को लगभग 2 भागों में बांटती है। क्या करती है? 2 भागों में बांटती है। मतलब है भारत के बीचों बीच से होकर जाती है। अब यह भारत के कुछ राज्यों से होकर जाती है। तो कितने राज्यों से होकर जाती है? कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसका नाम तुम लोग सीरियल वाइज याद रखोगे। तो हम लोग देखेंगे पश्चिम से पूरब की ओर। किधर से? पश्चिम से पूरब की ओर। तो भारत के पश्चिम में कौन सा राज्य है? गुजरात। कौन सा राज्य है? गुजरात। तो गुजरात से लोग आगे बढ़ेंगे। तो भारत के पश्चिम से लोग बढ़ेंगे तो कौन से राज्य से होकर जाती है? 8 राज्य कौन पड़े? पहला गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। याद हुआ? भारत कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कहाँ स्टार्ट करेंगे? पश्चिम से। कहाँ स्टार्ट करेंगे? पश्चिम से। पश्चिम में सबसे पहले गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। ये 8 राज्यों के नाम हम यहाँ पर लिख दिए। गुजरात, गु मतलब गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा तथा मिजोरम। इन 8 राज्यों से होकर क्या होती है? कर्क रेखा गुजरती है। बात समझ रहा है? इसका शॉर्टकट ट्रिक भी बता दे कैसे याद करोगे। गमछा झार मित्रवर। गमछा, ये सीरियल वाइज नहीं है। झार मित्र पर। ठीक है, ये हमारा शॉर्टकट है जिससे हम लोग यह याद करेंगे कि कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। यह पश्चिम से पूरब की ओर। यह सीरियल वाइज है। यह सीरियल वाइज नहीं, बस याद करने का तरीका है। तो ग मतलब गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान। यह सीरियल वाइज है नहीं है, बस ये याद करने का तरीका है। ग से गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान। ये याद करने का एक तरीका है। बाकी यह कोई ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अगर तुम लोग को मैप अगर एक बार याद हो जाएगा तो तुम लोग शॉर्टकट की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सीधे बताओ गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। इस तरह से एक बार में सीरियल वाइज बता दोगे। मैप अगर ध्यान में रहेगा तब। यहाँ तो समझने में किसी को दिक्कत आ रही है? यह लिख लो फटाफट और शॉर्टकट भी लिख लूंगा। अब देखो ध्यान से,
इसमें हम लोग लास्ट टॉपिक है हमारा, मतलब इस जो हम लोग पढ़ रहे हैं अभी भारत की स्थिति में, ये लास्ट है, लास्ट होगा। इसके बाद हम लोग इसका अब स्थिति के बाद इसका विस्तार पढ़े थे ना, इस स्थिति पढ़े, विस्तार स्थिति ना, स्थिति का ये अंतिम बिंदु है। इसके बाद हम लोग अब भारत का अगले बिंदु की ओर हम लोग पढ़ेंगे। और देखो भारत के अंतिम छोर देखेंगे तो आपकी किताब में, एनसीईआरटी किताब में भारत का दक्षिणतम अंतिम बिंदु दिया हुआ है। तो भारत का जो सबसे दक्षिणतम अंत बिंदु है जिसका नाम है इंदिरा पॉइंट। क्या नाम है? इंदिरा पॉइंट। ये अंडमान निकोबार में एकदम दक्षिण, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु अंडमान निकोबार में कौन सा नाम है उसका? इंदिरा पॉइंट, जो कि 2004 में जब सुनामी आया था तो डूब चुका है। 2004 के सुनामी में क्या हो चुका है? डूब चुका है। लेकिन अगर प्रश्न आएगा भारत का दक्षिणतम अंतिम बिंदु कौन सा है तो क्या बताओगे? इंदिरा पॉइंट। प्रश्न आएगा कब डूबा है तो 2004 की सुनामी में। किसी को दिक्कत? अब दक्षिणतम बिंदु क्या हो गया? इंदिरा पॉइंट। तो अब उत्तरी बिंदु क्या हो जाएगा? तो नीचे इंदिरा पॉइंट, ऊपर इंदिरा कोल, नीचे इंदिरा पॉइंट, ऊपर इंदिरा कोल। तो भारत का उत्तरी बिंदु एकदम क्या हो जाएगा? इंदिरा कोल। कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। तो भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट, उत्तरी बिंदु इंदिरा कोल, कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। कोई दिक्कत? अब भारत का पूर्वी देख लेते हैं कौन सा है। तो भारत का सबसे पूर्वतम बिंदु कौन सा है? तो भारत का सबसे पूर्वतम बिंदु है किविथू। क्या नाम है? किविथू। यह अरुणाचल प्रदेश में एक गांव, अरुणाचल प्रदेश क्या है? जगह का नाम है। किविथू क्या है? अरुणाचल प्रदेश में जगह, हम बस अरुणाचल लिख दिए हैं तो लोग पूरा लिखा अरुणाचल प्रदेश में। तो भारत का सबसे पूर्वतम बिंदु किविथू जगह का नाम है। कौन से देश में, कौन से राज्य में है? अरुणाचल प्रदेश में। अब पूर्वतम यह बिंदु हो गया। तो पश्चिम वाला सबसे बिंदु क्या हो जाएगा? तो पश्चिम में कौन सा राज्य है? गुजरात। गुजरात के कक्ष में गुहर मोती, यह भी जगह का नाम है। क्या है? जगह का नाम है। तो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु क्या नाम है? इंदिरा पॉइंट। दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट, उत्तरी बिंदु इंदिरा कोल, पूर्वतम क्या है? पूर्वतम किविथू, कौन से राज्य में? अरुणाचल प्रदेश। पश्चिम वाला एकदम गुहर मोती, कौन से राज्य में? गुजरात। बात समझ रहा है? अच्छा, ये जो दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट, ये कब डूब गया है? तो 2004 के सुनामी में वह डूब चुका है। ये हमारा एक पॉइंट अभी हम लोग का क्लियर हुआ। ये हमारा क्या हुआ? एक पॉइंट खत्म। और हम लोग नेक्स्ट सेशन में अगला पॉइंट समझेंगे। यहाँ तक समझने में किसी को दिक्कत? इसको याद करो फटाफट।